बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पाठ में हमारे शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलो देखते हैं क्या बताया गया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है, अनिल उसका बड़ा भाई है। तो दिव्या को कुछ दिनों से थकान महसूस हो रही है और उसका जो मन है वो किसी काम में नहीं लगता और भूख भी पहले से उसकी कम हो गई है। तो उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, तो इसके लिए क्या होगा, रक्त की जांच करानी पड़ेगी। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए एक पास ही के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दिखाई दी कि जब अनिल रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में गया तो वहां पर अनिल को अपनी जान पहचान की कोई डॉक्टर जो दीदी है वो दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होता है, एक कांच की छोटी सी प्लेट होती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। कि डॉक्टर दीदी ने क्या किया कि दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें निकाल ली और छोटी सी कांच की शीशी में उसको डाल ली। फिर उस अनिल को कहा कि तुम जाओ, कल ये रिपोर्ट लेने तुम अस्पताल आ जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। कि जब अगले दिन जांच लेने के लिए अनिल अस्पताल आया तो उसने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे उसके बाद क्या हुआ कि भीतर से आवाज आई। डॉक्टर दीदी ने कहा कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और उसने क्या देखा कि जो डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, एक माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा उस स्लाइड की वो जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई कि वो तो उसकी जांच कर रही थी, तो उन्होंने इशारे से कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो अनिल है वो उस कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है, जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा। जब उसने जांच की तो पता चला कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन तक ये दवाइयां लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। कि अनिल को इसकी जानकारी जानने के लिए उसे जिज्ञासा हुई। वह बोला कि दीदी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि एनीमिया के जानने के बारे में आपको पहले क्या करना होगा, तुम्हें रक्त के बारे में जानकारी लेनी होगी। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि देखने में तो जो ये रक्त है वो लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें, यदि हम इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। ये एक मुहावरा है, इसके द्वारा बताया गया है कि ये यदि हम इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, जैसे कोई भानुमति का पिटारा है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कि जो ये रक्त के लाल द्रव्य है, इसके
दो भाग होते हैं, एक भाग तो होता है तरल जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। दूसरा भाग होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफेद, कि कुछ कण हैं वो लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिंबाणु प्लेट कण कहते हैं, कि जिसका कोई रंग नहीं है उसको हम बिंबाणु प्लेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। कि उसके बाद डॉक्टर दीदी ने एक स्लाइड लगाई, स्लाइड ये वो कांच की जो प्लेट होती है वो लगाई और उस पर फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा, कि जब उस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनिल ने देखा तो उस स्लाइड को देखकर वह आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि रक्त की जो एक बूंद है यदि उसमें ही इतने सारे कण हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। कि उस सूक्ष्मदर्शी द्वारा उस स्लाइड को जब उसने देखा तो ऐसा लगा कि रक्त की एक छोटी सी बूंद है, उसमें इतने सारे कण हैं, तो वह कैसे लग रहे थे, जैसी छोटी छोटी जो बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही होती है एक मिठाई होती है, तो उसको वह जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसको स्लाइड को देखा तो उसमें उस रक्त के कण हैं वो कैसे दिख रहे थे, जैसे छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो बहुत सारी। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही है, कि जो ये लाल रक्त के कण हैं वो बनावट में कैसे हैं, बालूशाही जैसे ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। डॉक्टर दीदी अनिल से कह रही है कि यदि हम रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, और यदि हम उसको 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जो ये रक्त के कण होते हैं वह हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। जो ये रक्त की कण है इनका जीवन काल कितना होता है, लगभग 4 महीने का होता है, और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। डॉक्टर दीदी कह रही है कि इनका जीवन काल, जो रक्त के कण है इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, लेकिन 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे होते हैं, कि एक साथ नष्ट नहीं होते। ये कण है वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा कि जब ये 4 महीने में नष्ट हो जाते हैं तो कुछ दिन के बाद ये तो नष्ट हो जाते होंगे, खत्म हो जाते होंगे। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, कि यदि ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, कुछ आज हुए, कुछ कल, कुछ परसों, कुछ अगले दिन, यदि ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, कि जो कण नष्ट होते हैं उसके स्थान पर हमारे शरीर में नए कण बनते जाते और उस नष्ट हुए कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, कि जो हड्डियों के बीच के भाग में जो मज्जा होता है उसमें ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के कण के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं।
इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हुए, पौष्टिक आहार क्या होते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। कि हड्डियों के बीच के भाग में एक मज्जा होता है। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो हमारे रक्त के कणों के निर्माण के लिए, निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, और इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी जो कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चे माल यानी पौष्टिक आहार कौन कौन से होते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति इस उचित आहार को ग्रहण नहीं करता, उचित आहार यानी जो हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध ये नहीं ग्रहण करता है, तो उन कारखानों को यदि आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है तो इसका नतीजा यही होता है कि जो हमारे रक्त के कण है वो नहीं बनते। जब उचित आहार नहीं मिलता तो रक्त नहीं बनता शरीर में, हमारे शरीर में रक्त की, खून की कमी आ जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। कि जब हमारे शरीर में उचित आहार नहीं मिलता किसी व्यक्ति को तो हमारे शरीर में रक्त या खून नहीं बनता है, और यदि शरीर में रक्त और खून नहीं बनता है तो उसकी शरीर में लाल कणों की कमी हो जाती है। उसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया कि क्या यदि संतुलित आहार लेने मात्र से हम इस एनीमिया से बच सकते हैं। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। डॉक्टर दीदी अनिल से कहती है कि यूं तो जो एनीमिया है वो बहुत कारणों से हो सकता है, लेकिन जो हमारा देश है इसमें इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी। कि हमारे शरीर को पौष्टिक आहार नहीं टाइम पे मिल पाता, इससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में रक्त की, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। कि इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा, सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमारे पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े कब उत्पन्न होते हैं, जब हम दूषित जल, खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। कि इस रोग का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाना। ये कीड़े हमारे पेट में कब उत्पन्न होते हैं, जब हम दूषित जल पीते हैं, खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में ये कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे बचने का उपाय है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व, भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं। डॉक्टर दीदी अनिल से कह रही है कि हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और इन अंडों का उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। कि जो ये अंडे हैं वो जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों का उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं, और इसे बचने का एक ही उपाय क्या है कि हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अनिल ने कहा कि दीदी, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। वह पल भर सोच में डूबा रहा कि वह सोचने लगा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं। अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि आपने ये बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है।
दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि जो ये सफेद कण है वह वास्तव में ही हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। संक्षेप में यूं मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कि सफेद कण कौन से होते हैं? ये सफेद कण है हमारे शरीर में रोगाणु को भीतर घुसने नहीं देते, रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को रोगाणु से बचाते हैं और हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। डॉक्टर दीदी कह रही है कि बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। कि जब कोई चोट लग जाती है तो हमारा रक्त जम जाता है और उस जमाव की क्रिया में ये बिंबाणु काम करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आए दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और वह जो चोट लगती है तो वह रक्त है वहीं पे जम जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। फिर अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि यदि चोट लगने से घाव गहरा हो जाता है तो खून बहता चला जाता है। डॉक्टर दीदी कहती है, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। कि यदि कोई व्यक्ति को गहरी चोट आई है, उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसको यदि जरूरत पड़ी उससे निपटने के लिए टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति के चोट लगी है, गहरी चोट आई है, तो यदि डॉक्टर के पास पहुंचने में समय लगता है तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? जहां पर चोट लगी है वहां पर कोई साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। इससे क्या होता है कि दबाव पड़ने से रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, उसे बचाव हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। यदि उस व्यक्ति का बहुत अधिक मात्रा में रक्त है वो बह जाता है तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि हर व्यक्ति का जो रक्त है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। कि जरूरतमंद जो व्यक्ति है उसकी रक्त की जांच की जाती है और उस जांच के आधार पर ही उसको रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि यदि किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत है तो उस समय उसको उसका रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तब क्या करेंगे? तब डॉक्टर दीदी बताती है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमारे जो ब्लड बैंक बनाए गए हैं, हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। कि वहां पे सभी प्रकार के जो रक्त समूह है उसका रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसके लिए हमें रक्त समूह का रक्त यदि तैयार रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अभी तो तुम
छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार का अर्थ होता है ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, लेकिन रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। डॉक्टर दीदी अनिल से कह रही है कि जो हमारा शरीर है वो जो जितना दान करता है उतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। डॉक्टर दीदी कह रही है कि हमारे शरीर में तो लगभग 5 लीटर खून होता है, यदि इनमें से थोड़ा सा रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए काम आ जाए, उसको जीवन दान मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा कि ऐसा होता है तो इसके बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि शाबाश अनिल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।